नए दिन और नई शुरुआत। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं आपके साथ और मेरे दोस्त शेरू के साथ। शेरू हाय बोलो। जी हाँ, इस सेकंड चैप्टर में हम ये देखेंगे कि फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड, यानी ये जो शिफ्ट आया था, नेचुरल शिफ्ट आया था जहाँ पे लोगों ने हंटिंग गैदरिंग से चेंज करके खुद का खाना उगाना शुरू किया। ये मैनकाइंड में बहुत बड़ा चेंज था और इसके वजह हम समझेंगे इस बार कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। ये बहुत ग्रेजुअल शिफ्ट था। हम बात करें 20 लाख साल से पहले से लेके 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल बाद, यानी अब से लेके 12,000 साल पहले तक की इतिहास को हम समझने की कोशिश करेंगे। 99% ऑफ मैनकाइंड इस वक्त के बीच में आया था। हम बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक टाइम के बारे में। पैलियोलिथिक टाइम, नियोलिथिक टाइम, मेसोलिथिक टाइम, ये क्या होता है, कौन से शब्द हैं, ये इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं तुषार की कहानी से। तुषार एक बार अपने कजिन की शादी में कहीं जा रहे थे तो शादी में जाते वक्त वो विंडो सीट पे बैठे थे ट्रेन के। तो उनके पीछे से चाचा ने बोला कि तुषार, ये जो ट्रेन चल रही हैं ये 150 साल, यानी आज से 150 साल पहले ट्रेन चलना शुरू हो गई थी। तो तुषार को ये भी बताया गया कि जो बसेस थे वो 1 या 2 दशक, यानी 20 साल के बाद, यानी जब से ट्रेन शुरू हुई उससे 20 साल बाद बस चलना शुरू हुए। तो तुषार को लगा कि अभी जब 150 साल पहले से जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो उसके पहले जब लोगों के पास कई सारे माध्यम नहीं थे चलने के, तो क्या लोग जाते ही नहीं थे? तुषार के दिमाग में सवाल आया। लेकिन क्या ये ऐसा है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। जी हाँ, लोग कई वजहों की वजह से पुराने ज़माने में, यानी 20 लाख साल की बात कर रहे हैं, तब से लेके लोग कहीं ना कई जगहों पे मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और उसकी कई सारी वजहें। चलिए कुछ वजहों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप एक एग्जांपल देखिए। जब आप एक जगह पे रहेंगे और आपके पास एक लिमिटेड राशन का अमाउंट होगा, मतलब एक थोड़ा क्वांटिटी खाना का रहेगा, तो आप ऐसा तो है नहीं कि पूरा टाइम वहाँ पे रुक सकते हैं। कुछ टाइम के बाद वो खाना ख़त्म हो जाएगा। फिर तो ऐसा ही कुछ वजह होता था जहाँ पे एक जंगल में कुछ जानवर हैं, कुछ फल फूल पौधे, अंडे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सीमित मात्रा में होती थी, और जब वो ख़त्म हो जाती थी तब लोगों को उस जगह से निकलना होता था। ये पहली वजह है। दूसरी वजह कि कई बार क्या होता था कि कई सारे जो जंगल के जानवर हैं, ठीक है, कई बार जंगल के जानवर जो हैं वो मूव करते थे। उनकी कई सारी वजह होती थी। पहला वजह मूवमेंट का कि या तो अगर वो किसी छोटे जानवर के पीछे भाग रहे हो, या फिर अगर वो हर्बीवोर्स हैं, यानी जो वेजिटेरियन सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, तो वैसे जानवर यानी गाय, कैटल, डियर्स, ऐसा सब जानवर जो होते हैं वो ग्रास के चक्कर में इधर उधर मूवमेंट करते थे। तो ये दूसरी वजह हो गई। तीसरी वजह ये है कि कई बार जो फ्रूट्स होते हैं वो सीजनल नेचर के होते हैं। तो सीजनल नेचर के फ्रूट्स उसी सीज़न में आते हैं, तो वो फ्रूट्स जब ख़त्म होने के बाद, सीज़न ख़त्म होने के बाद, फिर लोग उस जगह से मूव कर जाते थे। और सीजनल सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं थे, कई बार ऐसा भी होता है नेचुरल कैलामिटीज़, यानी कोई फ्लड आ गया या कहीं पे सूखा पड़ गया ये भी सीजनल नेचर्स वैराइटीज़ होते थे, जिसकी वजह से लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते थे। जो चौथा पॉइंट है वो पानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ज़िंदगी में। जीवन पानी पे ही चलता है। तो फ्रेश वाटर कई जगहों पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे लेक्स में होते हैं, तालाब में होते हैं, नदियों में होते हैं। बट ये जो पानी के सोर्सेस हैं, यानी पानी के जो स्रोत हैं, वो पूरे साल भर नहीं भरे होते थे। कुछ टाइम के बाद रिवर्स सूख जाती थी, कुछ टाइम पे लेक सूख जाते थे। तो इन वजहों से लोग मूव कर जाते थे, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है इस वक्त ज़िंदगी में। तो शेरू आप समझे कि क्यों? हाँ, तो अब इन 4 वजहों की वजह से लोग मूव करते थे। अब हम आते हैं कि हमें कैसे पता चला कि लोग मूव करते थे, यानी हमें उन लोगों के बारे में पता कैसे चला। तो शेरू आप बताओ कि कैसे पता चला होगा उन लोगों के बारे में? हाँ, शायद उसके पीछे पीछे चुपके चुपके जाते होंगे लोग। सब शेरू जैसे नहीं होते कि चुपके चुपके पीछे पीछे जाते हैं। मैं किचन में जाता हूँ तो शेरू मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं कि क्या खा रहे हो, मुझे भी चाहिए। सब ऐसे नहीं होते हैं। जी हाँ, जो लोग जाते थे उनको सबसे पहले उनके हथियार उनके सबूत हुआ करते थे। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जासूस तो थे ही, उनके हथियारों के सबूत से हमने पता कर लिया कि वो कहाँ जाते थे, किन जगहों पे रहे हैं। अब उनके हथियारों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हथियार
उस ज़माने में स्टोन से बनते थे, वुड से बनते थे, हड्डियों से बनते थे यानी बोन से बनते थे। नॉर्मली वो हथियार टिके अभी भी जो कि स्टोन वाले हथियार थे, बिकॉज वो ड्यूरेबल डिके नहीं हो पाए, तो अभी उनके जो रिमेन्स है वो अभी भी मिले हुए हमारे पास। तो हथियार किस लिए यूज़ होता था? कई बार हथियार होता था खुद को बचाने के लिए जानवरों से, खुद को खिलाने के लिए यानी जानवरों को मार के जो खाना खाते हैं, मीट के लिए यूज़ होता था। फिर उसके बाद से उसकी स्किन, जानवरों की जो स्किन होती है उसको यूज़ किया जाता था कपड़ों के लिए। फिर कई बार सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, कई बार पेड़ पौधों काटने के लिए, पेड़ पौधे कई वजहों से काटते थे। कई बार लकड़ी के ऊपर स्टोन्स लगा के उसको तीर बनाया जाता था, स्पीयर्स बनाए जाते थे, जिसकी जो हाथ में हैंडल होती थी वो वुड की होती थी या बोन्स की होती थी। फिर उसके बाद से फ्रूट्स को खाने के लिए, फ्रूट्स को काटने के लिए, लीव्स को काटने के लिए, पेड़ की छाल को काटने के लिए, जो रहने के लिए घर बनाए गए हैं। वैसे ये बहुत पुराने, बहुत बाद में हुआ है, लेकिन जो रहने के लिए घर बनाए गए हैं उसके लिए भी वुड का इस्तेमाल किया गया है। तो अब पुराने ज़माने में लोग लकड़ियों को लगा के टेम्पररी ऐसा घर जैसा बनाते थे और फिर उसके बाद से मूवमेंट होती थी। तो इन हथियार जो दब गए थे ज़मीन के अंदर, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको खोद के निकाला और उससे उन हथियारों के पैटर्न किस किन जगहों पे मिले, उससे हमें उनके बारे में पता चला कि किन किन जगहों पे रहे होंगे। तो हथियार एक बहुत बड़ा सोर्स है। अब एक चीज़ आपने समझ लिया होगा कि अगर ये जो लोग हैं ये जहाँ पे भी जा रहे थे उसके पीछे 3 मेन फैक्टर्स थे। सबसे पहला पानी था, दूसरा रहने के लिए कुछ था यानी केव्स, तीसरा खुद को बचाने के लिए या फिर खाना को जुटाने के लिए इनको चाहिए थे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन यानी पत्थर। तो इसके बारे में हम समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपके हिस्ट्री के बुक में कुछ जगह बताया हुआ है। अगर आप पेज नंबर 13 पे देखेंगे तो ऐसे कुछ जगहों के बारे में बताया हुआ है। जैसे अगर आप रेड ट्राइंगल को ढूंढिए, आपके बुक में रेड ट्राइंगल करके कई सारे निशान हैं, उनको ढूंढिए और उसके बाद से हम बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सबसे पहला रेड ट्राइंगल अगर ढूंढेंगे आप, भीमबेटका नाम का रेड ट्राइंगल ढूंढिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये नर्मदा नदी के तट पे है, विंध्य माउंटेन्स के पास में। जब नर्मदा नदी है, हमने विंध्य माउंटेन के बारे में डिस्कस किया था, नर्मदा नदी के बारे में डिस्कस किया था हमारे इसके पहले वाले वीडियो में। तो नर्मदा नदी के तट पर भीमबेटका ये केव्स हैं। इन केव्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनाई गई थी। राइनासोरस की ड्राइंग्स बनाई गई थी। कई ऐसे जानवर, बड़े बड़े जानवर की ड्राइंग्स बनाई गई थी। यानी इसमें से उन्होंने उन जानवरों से बचने के लिए, डर किसी वजह से उन जानवरों की ड्राइंग्स वहाँ पे बनाई थी। शेरू, आपसे कोई डरता था उस टाइम पे? आप भी नहीं डरते हो सर? शेरू हमारा इतना प्यारा है तो हमसे डर कैसे लगेगा। तो कई वजहों से लोग वहाँ पे ड्राइंग्स बनाते थे। फिर वहाँ पे कई बार जो नर्मदा नदी के तट पे हमने बताया था कि मार्बल का स्टोन बहुत अच्छा मिलता है, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिलता था। और रीज़न बताइए, नर्मदा नदी जो भीमबेटका केव्स हैं यानी उनको रहने के लिए जगह मिल गया। वो चीज़ उनको बारिश से बचाएगा, गर्मी से बचाएगा, ठंड से बचाएगा, जानवरों के आतंक से बचाएगा, कई सारी चीज़ों से बचाएगा। और पास में ही है पानी। तो क्या चाहिए आदमी को? एक अच्छा गुड क्वालिटी का स्टोन चाहिए था उस टाइम पे, पानी चाहिए था और घर जैसा केव्स मिल गया। और सर खाना भी तो। हाँ, तो इसलिए स्टोन्स की ज़रूरत होती थी। तो जो खाने के लिए स्टोन्स की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ से वो उनको मार के या फिर वहाँ से फ्रूट्स, नट्स, ट्रीज, बाग जो भी है उन सबको लाके और खाना खाते थे। दूसरा एक और जगह है, इंटरेस्टिंग है, कुरनूल केव्स। कुरनूल केव्स ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये साउथ इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है कुरनूल केव्स। ये इसको और भी कई सारे नाम से जाना जाता है, बट हम कुरनूल केव्स के बारे में थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक कॉमन पॉइंट है, भीमबेटका में भी लाइमस्टोन, यानी जब भी नदियों के बगल में लाइमस्टोन क्या होता है इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको ऊपर छोड़ते हैं रिसर्च करने के लिए कि लाइमस्टोन क्या होता है। आपको ये चीज़ समझ के जान के ताज्जुब होगा कि जहाँ पे भी ये लोग रहे थे, हंटर गैदरर्स, सब जगह पे लाइमस्टोन मिला है।
लाइमस्टोन के हथियार बनाए हैं इन्होंने। सर लाइमस्टोन मतलब नींबू वाला पत्थर क्या? नींबू वाला पत्थर नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो आपको ढूंढना पड़ेगा वो इस लाइमस्टोन के बारे में। अच्छा, एक कुरनूल केव्स पे हम आए थे तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। एक ऐसी नदी थी ना, कुरनूल केव्स के ऊपर एक नदी बहती थी, और वो नदी आज नहीं बहती है, वो सूख गई, वो ख़त्म हो गई, एक्सटेंट हो गई, मतलब अभी उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा है। वो कुरनूल केव्स पे वो नदी बहती थी, और जो नदी के नीचे से पानी टपकता था तो टप टप, और वो ना बहुत ऐसा कोन शेप का बन गया जिसका स्पीयर्स बनाया जा सकता था। वो अपने आप में एक हथियार बन गया। वो लाइमस्टोन का ये जो कोन शेप्ड बनता है, ये भी आपका एक होमवर्क होगा। मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन लाइमस्टोन के कई बहुत सारे यूज हो सकते हैं। सो सर मेरे को पता है, ये सैटेलाइट है ना? सैटेलाइट? हाँ मैंने पढ़ा था, कुछ तो ऐसे ही है। सैटेलाइट नहीं है, कुछ वैसा ही, सुनने में वैसा ही कुछ है, बट सैटेलाइट नहीं है। लाइमस्टोन का जो नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ लाइमस्टोन होते हैं, ये साइंटिफिक चीज़ है, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट आप इसको कोशिश करिएगा पढ़ने के लिए। का ये जो कुरनूल केव्स में लाइमस्टोन के बहुत बड़े रिसोर्सेस मिले हैं। अब तीसरे बात में आते हैं, हुंस्की। ये आपका कर्नाटका में पड़ेगा। अच्छा, कुरनूल केव्स के पास में कावेरी नदी है, और इसके ऊपर खुद भी एक नदी जाया करती थी, चित्रवती नाम है उसका, जो कि अभी एक्सटेंट हो चुकी है। दूसरी है हुंस्की नदी। हुंस्की नदी जो है वो कृष्णा रिवर के बैंक्स पे, कृष्णा रिवर के पास में आती है, और ये नदी पे भी बहुत सारे लाइमस्टोन के एलिमेंट्स मिले हैं। ये एक तरीके से फैक्ट्री माना जाता था। जो हुंस्की है, ये फैक्ट्री था जहाँ पे हथियार बनते थे पुराने ज़मानों के। तो आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? पानी चाहिए। केव्स, क्योंकि ये सारे केव्स हैं, जो भीमबेटका केव्स है, कुरनूल केव्स है, हुंस्की केव्स है अपने आप में। तो यहाँ पे रिसेंटली कई सारे बड़े बड़े हथियारों के रिमेन्स मिले थे। अच्छा, एक और चीज़, इन्होंने ना इनके कुरनूल केव्स में एक ड्राइंग मिली थी जहाँ पे क्रोकोडाइल बनाया गया है। तो वहाँ से पता चला कि हाँ, सच में यहाँ पे कोई नदी बहती होगी, तभी तो ड्राइंग आया हुआ है। मतलब आउट ऑफ नोवेयर, कहीं पे भी ऐसा एक अनजान जगह पे पानी का कोई स्रोत नहीं है, तो क्रोकोडाइल वहाँ पे क्या करेगा? इससे हमें पता चला कि यहाँ नदी भी बहती थी पहले। यहाँ पे क्रोकोडाइल को बहुत माइन्यूट तरीके से बनाया गया है। क्रोकोडाइल के सारे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, जो एक नॉर्मल पेंटिंग से पाई जाती है, वो सब क्रोकोडाइल के बनाई हुई थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़िएगा। अच्छा, और इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। अभी जितने भी आप अगर स्क्वायर शेप में देखेंगे, उसको नियोलिथिक एज बोलते हैं। जो ट्राइंगल में है वो पैलियोलिथिक। क्या है पैलियोलिथिक, क्या है नियोलिथिक, क्या है मेसोलिथिक, इस पे हम आएंगे। लेकिन आप इस मैप को देखिए, और इस मैप में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी। अगर आप मेगालिथिक साइट्स छोड़ दीजिए, यानी जो राउंड ग्रीन कलर के राउंड बने हैं, उनको अगर छोड़ दीजिए फॉर अ वाइल, उसके अलावा हर एक जगह सब पानी के बगल में है, यानी नदी के बगल में है सबके सब। क्यों? जो गांव बसे हैं, जो शहर बसे हैं, जो आप अगर मॉडर्न सिटीज़ में जाने जाएंगे तो मॉडर्न सिटीज़ मुंबई है, कोलकाता है, और ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है। जो अर्ली विलेजेस हैं वो किसी न किसी नदी के पास में बसे हुए हैं। जो नियोलिथिक साइट्स है, पैलियोलिथिक साइट्स है, ये सारे साइट्स नदी के पास में बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको और समझेंगे। तो ये इसके जो साइट्स है, यहाँ से हमें, अच्छा साइट से मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? जब ये साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कुछ न कुछ मिला है, बर्तन, वेपन्स, घर, ऐसे कोई भी चीज़ जो बच गई हो, जो रिमेन्स हो, जो ऐसी कोई चीज़ जो बच गई हो, उसको कहते हैं साइट। अब बात करेंगे क्या है ये पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, ओल्ड, यानी पुराना। तो ये पुराना करीब 20 लाख साल से शुरू होता है, और जो करीब करीब आज की डेट से 12,000 साल पहले ख़त्म होता है। यानी आज की डेट से 20 लाख साल पहले
से लेके आज की डेट से 12,000 साल पहले। इसमें 99% 99% ह्यूमैनिटी इस एज में थी। तो अभी तो अब 12,000 साल पहले कहाँ और कहाँ 20 लाख साल पहले कहाँ। इस उम्र के बाद इसमें जो नॉर्मली लोग थे वो हंटर्स एंड गैदरर्स हुआ करते थे। फिर दूसरा आया मेसोलिथिक एज। अच्छा, पैलियोलिथिक एज जो हंटर्स और गैदरर्स का था, इसमें जो हथियार थे, बड़े बड़े हथियार थे, बड़े बड़े स्टोन्स के हथियार बने थे, कुछ क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन, ऐसे ऐसे क्वालिटी स्टोन्स के हथियार बने हुए थे। जो दूसरा युग आता है वो मेसोलिथिक एज बोला जाता है। मेसोलिथिक का मतलब उस वक्त नेचुरल चेंजेस हुए थे, कुछ बड़े बड़े नेचुरल चेंजेस हुए थे। उन नेचुरल चेंजेस की वजह से धरती थोड़ी गर्म हो गई थी। गर्म होने के बाद पेड़ थोड़े कम हुए और घास बढ़ने लगी। और जब घास बढ़ने लगी तो वो सारे जानवर आना सामने शुरू हो गए जो कि घास खाने वाले होते हैं, यानी डियर, एंटेलोप, कैटल्स यानी गाय, भैंस, गोट, शीप, ये सारे जानवर की प्रजाति बढ़ने लगी। ये हुआ 12,000 साल से लेके 10,000 साल, यानी आज से 12,000 साल और आज से 10,000 साल, इन 2,000 सालों के बीच में धरती काफ़ी बदली है नेचुरली। फिर उसके बाद से 10,000 साल के बाद से लेके अब तक उसमें एक और युग माना जाता है जो प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। लेकिन 10,000 साल के बाद, यानी आज से लेके 10,000 साल के बाद, इसको कहते हैं नियोलिथिक एज। नियो का मतलब होता है नया, न्यू, नियोलिथिक एज। सो ये 3 टुकड़ों में बांटी गई है। मेसोलिथिक एज में जो हथियार मिले तो थोड़े छोटे थे। क्यों छोटे थे? आपने जैसे देखा कि वहाँ पे घास और ये सब ज़्यादा बढ़ गए थे, तो लोग धीरे धीरे फार्मिंग और ये सब पे कन्वर्ट आ गए। वायलेंस, जो एनिमल्स, हंटर्स और गैदरर्स का जो उम्र था वो कम हो गया थोड़ा। अब समझते हैं धरती धीरे धीरे कैसे बदली। जब उसके बाद से हंटर्स और गैदरर्स का युग धीरे धीरे जब खत्म होने लग गया, मेसोलिथिक एज में जब घास बढ़ना शुरू हो गए, तब लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे प्लांट्स थे, वीट और बार्ली, जहाँ पे लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करना शुरू किया। और उसके बाद से लोगों को लगा कि इसको तो हम भी उगा सकते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके ऐसा खाना माना गया। वीट, बार्ली, चावल, इनको काटा गया, इनको खाया गया। फिर पता चला कि इनको हम जब जंगल में ढूंढने से बेटर है कि हम खुद ही उगाना शुरू करें। फिर उनको खुद से उगाना की प्रक्रिया शुरू हुई। और फिर उसके बाद से एक और चीज़, बहुत बड़ा चेंज आया जानवरों के अंदर। हमने जैसा कहा कि जानवरों की संख्या भी वही बढ़ रही थी जो ग्रास खाने वाले थे। तो जो सॉफ्ट जानवर थे, यानी जो इतने ज़्यादा एग्रेसिव जानवर नहीं थे, उनको उन्होंने पालना शुरू किया। ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे शुरू हुई है। ये प्रक्रिया काफ़ी साल लगे, यानी कई हज़ार साल लगे इस प्रक्रिया को पूरे होने में। लेकिन जैसे वो धरती के अंदर चेंज हुआ, इंसान भी धीरे धीरे बदल गया। इंसान धीरे धीरे एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। और जब पशु के सामने अगर आप खाना रख दोगे तो पशु कहीं और क्यों जाएगा। तो पशु को पालना इसलिए आसान हो गया क्योंकि खाना भी खुद उगाना शुरू कर दिया, तो पशुओं को खिलाना शुरू कर दिया, तो पशु रहना शुरू हो गए। अब इंसान ने भी बहुत स्मार्ट थे, वो चूज़ वही पशुओं को करते थे जो कि थोड़े कम अग्रेसिव होते थे, जो उन्हीं बीजों को चूज़ करते थे जिनमें अच्छे फ्रूट्स आते थे, जिनके स्टेम्स स्ट्रॉन्ग थे। समझे शेरू? ये धरती का बदलाव, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव है जो कि आप समझेंगे। तो जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ, हमने फिर वहाँ से चूज़ करना शुरू किए कि कौन से पौधे को उगाया जा सकता है, कौन से जानवरों को पाला जा सकता है। फिर एक जगह पे लोग बसने लग गए। बहुत सारे वजहों से लोग इसलिए बसते थे क्योंकि जानवरों अब इधर ही हैं और उनकी खेत हैं, तो खेत को छोड़ के तो जा नहीं सकते, जानवरों को छोड़ के जा नहीं सकते, तो लोग बसना शुरू हो गए और बसते बसते गांव बनना शुरू हो गए। बहुत ही आसान प्रक्रिया थी, लेकिन काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी। एक और इसमें टर्म का यूज़ देखेंगे कि डोमेस्टिकेशन। उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे याद है। आपको पता है सबसे पहला जानवर कौन सा पाला गया था? जानवर? हाँ, आदमी ने जब जानवरों को पालना शुरू किया तो सबसे पहला जानवर कौन सा पाला? बंदर ही होगा, जैसे होगा। नहीं, कुत्ता। कुत्ता पहला जानवर था जिसको पाला गया।
क्यों, क्या वजह हो सकती है कुत्ते को पालने के लिए? ऐसे कहते हैं कि कुत्तों को अगर 3 दिन तक रोटी दी जाए तो वो वहीं रह जाता है। कुत्ता एक वफादार है, एक साथी है, वो दोनों नॉनवेज वेज दोनों खा सकता है, और तो कुत्ते को टेम किया जा सकता है, उनको सिक्योरिटी देता था कुत्ता, मतलब जो लोग रहते थे उनको प्रोटेक्ट करता था अपने मालिक को। तो कुत्ता सबसे पहला जानवर था जो डोमेस्टिकेशन का पार्ट बना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमें आज देख के इस चीज़ दर्द होती है कि स्ट्रे डॉग्स हमारे इस पे घूमते रहते हैं, जो कि जिनको घर नहीं मिलता है, उनके लिए भी कुछ करना ज़रूरी है, स्ट्रे डॉग्स के लिए। सर जी, एक कुत्ता पाल लेते हैं हम भी। हाँ जी। फिर उसके बाद से डोमेस्टिकेशन प्रक्रिया में, आप अगर डोमेस्टिकेशन प्रक्रिया को देखेंगे तो पूरा चीज़ें बदल गई। मतलब जो जंगली पौधे होते थे, वो जंगली पौधे बिल्कुल अलग से हो गए जो कि हम जिससे उगाते थे। क्यों हुए? क्योंकि हमने पहले उनको वही चूज़ किया जो कि अच्छी क्वालिटी के थे, जिनमें बीज बड़े आते थे, जिनके स्टेम स्ट्रांग थे, हमने उन्हीं पौधों को चूज़ किया। तो धीरे 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 कई हज़ार सालों की प्रक्रिया थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो पौधे हमने उगाना शुरू किया वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो गए, जो कि जंगली थे। जानवरों में भी ये बदलाव देखा गया, जानवर भी बदल गए। कई जानवरों के दांत, अगर आप पेज नंबर 17 पे आओगे आप, तो यहाँ पे एक जानवर का दांत दिखाया गया है। उस जानवरों के दांत में कितना बड़ा फर्क आ चुका है। एक जानवर का दांत छोटू सा है, एक जानवर का दांत बड़ा सा है, क्योंकि बड़ा दांत मतलब वोलाटाइल, यानी कभी भी अटैकिंग मोड में, एग्रेसिव मोड में रहता है। बट ये जो जानवर थे, हमने उन्हीं जानवरों को चूज़ किया जो कि सॉफ्ट थे, जो कि एग्रेसिव नहीं होंगे, जो हमारे लिए हेल्पफुल थे। तो हमने उन जानवरों को रेयर करना शुरू किया, और धीरे धीरे जब इनको उन सारी चीज़ों की ज़रूरत, यानी कभी भी अपने आप को बचाने के लिए अटैक करने की ज़रूरत नहीं पड़े, हम आदमी ही उनको बचाना शुरू कर दिए। इसके वजह से जानवर थोड़े लेस एग्रेसिव हुए और उनके अंदर कम एग्रेसिव ट्रेड्स यानी क्वालिटीज़ आना शुरू हो गए, यानी उनके नाखून, उनके सींग, ये सब धीरे धीरे कम हो गए। तो आज कभी भी आप नील गाय को देखोगे, यानी जंगली गाय और नॉर्मल गाय, बहुत फ़र्क है इन दोनों के बीच में। तो ये बदलाव है हमारे धरती में, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लंबा बदलाव था। हम अभी दूसरे पार्ट पे भी जाएंगे, जो कि अभी इस वीडियो को इधर ही रोकने की कोशिश करते हैं। शेरू तो चाहते हैं आज पढ़ना है, शेरू को मुझे ऐसा लग रहा है मज़ा आ रहा है आज। अब इतिहास में शेरू को बहुत मज़ा आना शुरू हो चुका है। आपको भी बहुत मज़ा आना शुरू होगा या ऑलरेडी आ चुका होगा, इसलिए हम कहते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटिन्यूसली सारे वीडियोस को, अपडेट्स को देखते रहिए और उनको फॉलो करिए। हम सिर्फ हिस्ट्री आपको लर्निंग के लिए नहीं देते, बट आपको एक्सपीरियंस कराते हैं। इतिहास को एक्सपीरियंस करिए और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सामने आइए। तब तक के लिए धन्यवाद।